नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। हमारे प्रदेश के अनेक किसान टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन वे फसल में किए जाने वाले कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से फसल की सही बढ़वार नहीं होती और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए टमाटर की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की जरूरत है? किसान भाइयों, अगर हम सब्जी वर्गीय फसल में टमाटर की बात करें तो इस वक्त हमारी टमाटर की फसल खेत में पुष्पन एवं फलन की स्थिति में है। और समसामयिक बात करें तो हमें टमाटर के इस वक्त हमें चाहिए कि कुछ खास बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा हो और लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात आती है कि हम खेत का जब भी जाते हैं निरीक्षण करें, और अगर कहीं खेत पे बहुत ज़्यादा खरपतवार या बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है तो खरपतवारों की निदाई गुड़ाई करके खेत की अच्छी तरीके से सफाई करें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए फसल में सिंचाई करना जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। समय समय पर पानी की सिंचाई अति महत्वपूर्ण है। पानी की सिंचाई जब भी आप देखते हैं खेत में अगर नमी की कमी दिखाई दे रही है तो आपके जो पुष्प हैं वो कम आएंगे, और अगर पुष्प कम आएंगे तो फल भी कम आएंगे। तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि पौधों का वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो, फूल अच्छे आएँ और फल भी अच्छे प्राप्त हों। तो समय समय पर पानी की सिंचाई आपको करते रहना है। 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की सिंचाई करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी आपके टमाटर के खेत में ना हो। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को कीटों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। तो आप टमाटर में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इस वक्त एक प्रमुख समस्या आती है रस चूसक कीटों की। इसमें एफिड, जैसिड, माहू, ऐसे जो रस चूसक कीट हैं ये पत्तियों में या पुष्पों में चिपककर और रस चूसते हैं, ताकि पौधों का जो फूल है वो सिकुड़ जाता है, फूल कम आते हैं, साथ ही साथ फलों का आकार भी बहुत मतलब जो आकार है वो विकृत रूप में आता है। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं इन रस चूसक कीटों के कारण आती है। कई बार पत्तियों में बहुतायत में रस चूसक कीटों की संख्या होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप भोजन जो बनाने का कार्य है हमारे पौधे नहीं कर पाते और पौधों का विकास कम होता है। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि रस चूसक कीटों को हमें नियंत्रण करना है। तो प्राथमिक स्तर पे हम चाहें तो नीम का तेल जो है उसका 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसको अच्छी तरीके से खेतों में छिड़काव कर दें। और छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें ये लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे नीम के तेल का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो रस चूसक कीट है उनकी समस्या नहीं आए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में हमारे फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो हमें चाहिए कि हम रासायनिक दवाओं की ओर जाएं। और रासायनिक दवाओं में प्रमुख रूप से इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है, क्लोरोपाइरीफास है, इस तरीके की जो दवाएं हैं इनकी दवाइयों का लगभग 2 से 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और इनका छिड़काव करना चाहिए। और जब भी हम छिड़काव करते हैं तो शाम के समय करें। इसके साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि हमारी जो फल हैं खेतों में फल अच्छे तरीके से आ चुके हैं, लेकिन कई बार फल छेदक जो हमारी इल्ली है उसका भी प्रकोप टमाटर की फसल में दिखाई देता है। तो ऐसे समय में हमें चाहिए कि अगर हम खेत में निरीक्षण कर रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में हमें अगर इल्लियों का प्रकोप दिखाई दे रहा है और टमाटरों में छेद दिखाई दे रहे हैं तो हमें चाहिए फल भेदक कीट के नियंत्रण हेतु सबसे पहले कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करें। खेत में 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। इसके अलावा रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच जलाएं। कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में हमने कई बार देखा है कि बहुत सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकल जाती हैं। एक वायरस जनित रोग है और इस बीमारी में ये देखा गया है कि इसका जो प्रकोप है वायरस के कारण होता है और इसका फैलाव सफ़ेद मक्खी के माध्यम से होता है। और सफ़ेद मक्खी के माध्यम से विभिन्न पौधों में
बैठती हैं और इसके माध्यम से ये वायरस रोग फैलता जाता है। ऐसे अगर पौधे हमारे खेत में दिखाई देते हैं, उनको भूमि से निकालें और अच्छी तरीके से उनको किसी चीज़ में रखकर खेत के बाहर ले जाएं और उनको नष्ट कर दें, ताकि उनका फैलाव और अधिक पौधों पे ना हो पाए। तो इसकी रोकथाम के लिए भी हमें चाहिए कि इमिडाक्लोपिड जो दवा है, पानी में घोल बनाकर और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, ताकि जो हमारा वायरस जनित रोग है उसको, सफ़ेद मक्खी का अगर नियंत्रण होगा तो ये रोग का प्रकोप कम होगा। अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से बीमारियों में हमने देखा है कि इसमें ब्लाइट जो समस्या है, या ब्लाइट की जो हम कहते हैं कि पत्तियों में धीरे धीरे काले पड़ना या धब्बे पड़ना, इसके कारण पत्तियां धीरे धीरे सूखने सकती हैं और एक तरफ से मुरझाना शुरू कर देती हैं और पूरी पत्तियां धीरे धीरे सूखती हैं और पौधे में इसका प्रकोप दिखाई देता है और बहुत अधिक हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो ऐसे फफूंद जनित जो रोग हैं, इनकी रोकथाम के लिए हम मैनकोजेब या बावेस्टिन ऐसी जो दवाएं हैं इनका इस्तेमाल करें। मैनकोजेब की लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अच्छी तरीके से अगर छिड़काव करें तो जो हमारी पत्ता धब्बे वाली जो बीमारी है उसकी रोकथाम हो सकती है। एक विशेष बात किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बाज़ार में टमाटर को ले जा रहे हैं तो उसको पहले तुड़ाई कर लें, उसके बाद ही उस खेत में फसलों पर किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव करें। फूलों में अगर गुलदाउदी की बात करें तो ये एक बहुत सुंदर दिखने वाला फूल है। इसका प्रयोग माला बनाने के लिए, खुले फूलों के लिए, गुलदस्तों और घर की शोभा बढ़ाने में किया जाता है। अगर इसकी खेती आप करना चाहते हैं तो कुछ तकनीकी बातों को अमल में लाकर ये खेती कर सकते हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर KS तोमर। आप ये फूल की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं और अपना यहाँ का प्रदेश का जो मौसम है वो बहुत ही उपयुक्त है, ये विशेष तौर से इस फूल के लिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गुलदाउदी की उन्नत किस्मों के बारे में। तो इसकी मुख्यतः 3 तरह की किस्में होती हैं: स्प्रे किस्में, स्टैंडर्ड किस्में और गमले में उगाई जाने वाली किस्में। स्प्रे किस्मों में सफेद रंग की सुपर व्हाइट मार्बल, व्हाइट स्पाइडर किस्में होती हैं। पीले रंग की गोल्डन क्रिस्टल सुपर येलो गैलेक्सी किस्में होती हैं। गुलाबी रंग की ब्लू चिप, स्प्रिंग टाइम, पिंक मार्बल किस्में होती हैं। लाल रंग की रेड गैलेक्सी, रेड नीरो, रेड ट्यूनफुल किस्में होती हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड किस्मों में सफेद रंग की पॉलिश व्हाइट, स्नोबॉल प्रीमियर किस्में होती हैं। पीले रंग की राइवलरी, चंद्रमा, मेलोडी लेन किस्में होती हैं। गुलाबी रंग की पिंक शैंपेन, पिंक क्लाउड, पिंक टर्नर किस्में होती हैं। लाल रंग की रेड एने, क्रिम्सन एने, द ड्रैगन किस्में होती हैं। और यदि हमारे किसान भाई गमले में गुलदाउदी फूलों को उगाना चाहते हैं तो वह गमले में उगाई जाने वाली किस्मों में सफेद रंग की माउंटेन स्नो क्रिस्टल, व्हाइट एने किस्मों को लगा सकते हैं। पीले रंग में गोल्डन क्रिस्टल, माउंटेन पीक, प्राइड किस्मों को लगा सकते हैं। गुलाबी रंग में ऑलवेज पिंक, रॉयल ट्रॉफी, मैरीटाइम किस्मों को लगा सकते हैं। लाल रंग में क्रिम्सन एने, रेड टॉर्च, वर्किंग स्कारलेट किस्मों को लगा सकते हैं। इस तरह किसान भाई आप इन किस्मों का चयन करके अच्छी क्वालिटी के फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो हम इसको करने के लिए क्या होता है, बहुत ही आसान क्रॉप है ये। और आप देख रहे हैं फूल में यहाँ पे हम इसको कटिंग से जनरली तैयार करते हैं। इसकी कटिंग हम जनरली तैयार करते हैं और टर्मिनल कटिंग मतलब ऊपरी जो हिस्सा होता है जो इस पौधे का, उसको जो है 5-6 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तक के रेंज का, जिसमें 3-4 पत्तियां हों, उसको हम काट लेते हैं और किसी भी हार्मोन में डिप कर करके, जो रूटेक्स हार्मोन हो उसमें डिप करके हम उसको सैंड बेड में या जो बालू की क्यारी हो उसमें, या जो है सॉइल लेस मीडिया भी रहे उसमें हम इसको कटिंग लगा देंगे और ये कटिंग तैयार हो जाती है, जिससे अगले महीने हम इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है गमलों में या अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई से पूर्व आप खेत की तैयारी के समय DAP की 350 किलोग्राम मात्रा और MOP की 135 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त यूरिया की 100-110 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग खड़ी फसल में 2 से 3 बार में करें। और किसान भाइयों, गुलदाउदी की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके लिए आप फसल में आवश्यकता अनुसार 2 से 3 सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपके फसल की बढ़वार सही ढंग से होगी।
दूसरा इसका जो हम तैयारी करते हैं वो इसमें सकर्स निकलते हैं, रूट सकर्स। तो जमीन मतलब मेन जो पौधा मदर प्लांट होता है उसके नीचे से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं, उसको भी हम निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, हमें बहुत ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ता। एक बार हम यदि पौधे खरीदेंगे तो दोबारा हमको फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा प्लांटिंग मटेरियल खुद ही तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जो है पौधों को लगाने के बाद कुछ समय तक हमको फिर इसकी पिंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि साइड की जो ब्रांचेज हैं, साइड की जो शाखाएं होती हैं, उनको हमको इनकरेज करना पड़ता है। क्योंकि यदि हमारे दो तरह की इसमें वैरायटी होती हैं, जो तरह की मैंने देखा जो गुलदाउदी में जो आमतौर पर किसान भाइयों ने, एक तो होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्प्रे। स्टैंडर्ड जो गुलदाउदी है उसमें क्या है कि हमको मेन एक फूल लेना होता है एक ही ब्रांच, मेन ब्रांच में, तो साइड की हम ब्रांचेस को डिसबडिंग करते रहते हैं, जिसको साइड की जितनी भी कलिकाएं होती उसको हम छांटते रहते हैं। लेकिन यदि हमको बहुत सारे पौधे फूल चाहिए तो स्प्रे टाइप की हम गुलदाउदी को यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पिंचिंग करते हैं, ऊपर की टिप वाली जो पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, उसको हटा देते हैं, जिससे कि यदि साइड की ब्रांचेस को हम इनकरेज करेंगे तो हमें बहुत सारे फूल मिलते हैं। और इस तरह से हम इनको थोड़ा सा केयर करते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो हम गमलों में लगाते हैं, जिसको हम नो पिंच नो स्टॉक टाइप की वैरायटी बोलते हैं, उनको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है हमको कि कोई भी पिंचिंग नहीं करनी, कोई स्टैकिंग नहीं करनी, वो अब उनका ग्रोथ ही ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो वो वैरायटी भी, बहुत सारी वैरायटी निकाली गई हैं NBRI लखनऊ की तरफ से, IHR बेंगलोर की तरफ से, तो वो वैरायटी को भी हम लगा सकते हैं। वैरायटी को लगाने के बाद हमने प्लांटिंग कर दिया। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद फिर क्या होता है, जब पौधा बड़ा होता है तो हमें स्टॉकिंग करनी पड़ती। जो आप देख रहे हैं हम फोटो में कि जो है इसकी चारों तरफ से हमें 3-4 लकड़ियां लगानी पड़ती हैं। गमले में भी हम लगा रहे हैं, क्योंकि इसका गुलदाउदी का जो पौधा है मेन तना बड़ा कमज़ोर होता है, फूल का जो वजन झेल नहीं पाता, तो ये गिरने का डर रहता है। तो आसपास से हम इसको लगा के और हम इसमें जो है धागे से, सुतली से बांधते हैं, जिससे पौधा बना रहे, सदा रहे। और इस तरह से हम इसको स्टैकिंग बोलते हैं। तो ये हमें इसमें करनी पड़ती है मेन ऑपरेशन। इसके बाद गुलदाउदी में जो है आप देखेंगे थोड़ा सा, यदि हम अलग अलग समय पे गुलदाउदी को लेना चाहें, ये ऐसी क्रॉप है जो उसको अंग्रेजी में शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, क्योंकि इसको जो है फूलों को लाने के समय इसको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, मतलब जो है अंधेरा जो है ज़्यादा चाहिए। इसलिए क्या करते हैं कि यदि हम चाहें तो साल में कई समय तक भी हम जो है फूल ले सकते हैं गुलदाउदी से, यदि हम थोड़ा सा लाइट को मैनिपुलेशन करें। तो मैनिपुलेशन करने का मतलब है कि यदि हम पॉली हाउस में ग्रो करते हैं, पॉली हाउस में ग्रो करते समय हम यदि इसमें जो है ब्लैकनिंग करें, ब्लैक पॉलीथीन या ब्लैक सेटिन क्लॉथ कपड़ा जो है वो डाल दें शाम को 5 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग तक, तो लाइट की जो समय सीमा है इसको हम कम कर दें, अंधेरा ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या होता है कि हम बहुत पहले भी मान लीजिए इसका जो उपयुक्त समय है वो फूल ले सकते हैं एडवांस में, तो मार्केट से अच्छा रेट हम प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो हम थोड़ा सा और डिले करते हैं तो कुछ वैरायटी निकली हैं जो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई तक जो है फूल हमको देती रहती हैं। गर्मियों के महीने में भी जो NBRI ने अलग अलग समय पे वैरायटी को पूरा साल भर के उन्होंने एक कैलेंडर के हिसाब से वैरायटी विकसित की हैं अलग अलग ब्रीडिंग माध्यम से, तो किसान भाई उसका भी उपयोग कर सकते हैं वैरायटी लगा करके, जिससे क्या है कि मार्केट में अच्छा रेट हमको मिलता है। ये किलो के हिसाब से बिकता है और कट फ्लावर के हिसाब से बिकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भेड़सर, जिला दुर्ग से गिरधारी लाल जी ने। आप मुर्गियों को होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण पर जानकारी चाहते हैं, तो गिरधारी लाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। इसमें जो चूजों का है जो वायरल बीमारी है, विषाणु से जो बीमारियां होती है, उनको रोकथाम के लिए हमको उनका टीकाकरण आवश्यक होता है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। मरेक डिसीज का टीकाकरण हम 1 दिन की उम्र में प्राय हैचरी में करते हैं। यदि हैचरी में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है
तो फार्म पर करें। 1 दिन की आयु के चूजों में गर्दन के ऊपर जो त्वचा है उसको उठा के अंत त्वचा की मेथड से सिरिंज के निडल से हम 0.2 ml वैक्सीन का इंजेक्ट करते हैं। इस तरह हम मरे का वैक्सीनेशन करते हैं। इसके अलावा 5 से 7 दिन की उम्र पर रानीखेत का B1 या F1 जो स्ट्रेन है उसका हम नाक में या आँख में 1-1 बूंद पिलाकर इसका वैक्सीनेशन कर सकते। इसके अलावा IVD का वैक्सीनेशन 14 से 21 दिन की उम्र में किया जाता है। ये वैक्सीनेशन पानी में मिलाकर किया जाता है। इसके लिए कुछ सावधानियां रखना होती हैं। पीने के पानी में क्लोरीन ना हो, बर्तन अच्छी तरह से साफ हो, पानी की मात्रा बर्तन में आधा भर कर रखें और पानी में जो है वसा रहे दूध पाउडर है उसको 3 से 8 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में मिलाकर घोल दें और फिर वैक्सीनेशन करें। जो वैक्सीन की डोज है उनकी चूजों की संख्या के हिसाब से हो। यदि 500 की संख्या में चूजे हैं तो 500 डोज उसमें मिलाना चाहिए। इसके बाद जो चेचक का टीका है, जिन एरिया में यदि चेचक का प्रॉब्लम है वहाँ ये किया जा सकता है। सामान्यतः ये चेचक का टीका नहीं लगाया जाता है। 8वें सप्ताह से 10वें सप्ताह में हम रानीखेत का R2B मुक्तेश्वर स्ट्रेन का टीका 0.5 ml मात्रा में इसमें जांघ की मांसपेशियों में या सीने की मांसपेशियों में लगाते हैं। सीने की मांसपेशियों में लगाते समय ये रहे कि नीडल जो है कील बोन से अंदर पियर्स ना करे, नहीं तो यकृत और हृदय को चोटिल होने की संभावना होती है। तो इसके अलावा हम रानीखेत का R2B स्ट्रेन 16 से 18 सप्ताह में रिपीट करते हैं और लेयर में 40 सप्ताह की उम्र में रानीखेत की किल्ड वैक्सीन लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से किसान 8 सप्ताह के बाद हर दूसरे से चौथे महीने में लसोटा जो स्ट्रेन है जो कि पहले हमने चौथे सप्ताह में पानी में मिला के पिलाया गया है उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। टीकाकरण करते समय हमें बहुत सावधानियां रखना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है टीकाकरण कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसके लिए ये है कि जो भी टीका बनाते हैं, जो कंपनियां बनाते हैं, वहाँ से होलसेलर या डीलर हैं जो टीका बेचते हैं, उनके यहाँ कोल्ड चेन बनाई रखी जाए। टीका को फ्रीजर में रखा जाए। उनको स्थानांतरण करते समय फ्लास्क में या आइस बॉक्स में ही बर्फ़ के साथ टीका को लाया जाए। फार्म में टीका लाने पर उसको फ्रिज में रख दें और जब हमको वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेशन का उचित समय जो है प्रातःकाल होता है या सायंकाल होता है, क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन करने से चूजों में स्ट्रेस या प्रतिबल कम होता है। चूजों को जो भी हम उसमें जो उसका घोलक आता है, डाइल्यूटर आता है, उसको हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। उसको उचित मात्रा में तुरंत मिलाएं और जितनी डोज है उतने ही चूजों में लगाएं। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 1000 चूजे हैं तो हमको 1000 चूजे लगाना चाहिए। ऐसा ना है कि 800 डोज 1000 चूजों में लगा दें। तो ये थोड़ा सा इसमें सावधानी रहें। जो सिरिंज हैं और उपकरण हैं वैक्सीनेशन के, उनको जीवाणु रहित कर लें उपयोग करने के पहले, और उपयोग करने के बाद भी फिर से जीवाणु रहित करें। जो वैक्सीन के वायल आते हैं, छोटी शीशियाँ आती है, उनको फार्म में ज़मीन के अंदर उबाल कर दवा देना चाहिए। उनको फार्म में उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो वायरस में यदि म्यूटेशन होता है तो यही बीमारी जो है
संक्रामक हो सकती हैं। किसान भाइयों, इस तरह आप चूज़ों का उचित देखभाल करेंगे तो चूज़ों की विकास दर अच्छी होगी और भविष्य में वो अच्छी मुर्गी बनेंगे, अधिक अंडा उत्पादन करेंगे और मृत्यु दर उनमें कम होगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।